हेलो दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी जोन पर। आज का जो हमारा मूल विधि का भाग 6 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इससे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बात पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है हम लोग पढ़ चुके थे जनहित याचिका के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। देखिए, ये जो है दो कारणों से ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये आपका मूल विधि का तो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका, साथ में आपका एक सीएससी जो पद आता है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त, ठीक है, सॉरी सीआईसी, ये केंद्रीय सूचना आयुक्त, ये वाला जो पद है ये आपका पॉलिटी का भी पोर्शन है। पॉलिटी में भी जो आपको ये चीजें पढ़ने को पढ़ेंगी, ये वाली जो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन और ये सब चीजें जो है आपका पॉलिटी का भी पार्ट है। तो यानी कि इसमें क्या है, इस वाले पार्ट में आपका पॉलिटी का भी थोड़ा पार्ट है, बाकी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपका मूल विधि का पार्ट है। ठीक, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये मान लीजिए, मुझे लगता है कि इससे एक नेक्स्ट सवाल बनेगा आपका। धाराएं मैं बता दूंगा, धाराएं सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन इनके अंदर की जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सूचना का अधिकार का इतिहास एवं सम्मान जानकारी। तो देखिए, ये क्या होता है सूचना का अधिकार। सबसे पहले दिया जाता है सूचना का अधिकार, कहाँ सबसे पहले शुरू किया गया, ठीक है। तो सूचना का अधिकार सर्वप्रथम जो शुरू किया गया, सूचना का अधिकार वो 1766 में स्वीडन में शुरू किया गया। 1766 में कहा, स्वीडन में शुरू किया गया, स्वीडन में, ठीक है। तो सूचना का अधिकार सर्वप्रथम विश्व में कहां शुरू हुआ, स्वीडन में, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका विश्व का। अब भारत में सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग कहाँ हुई, ये देखिए कुछ एक आध बात आते हैं। जैसे एक बात आप पढ़ते हैं, देखिए एक बाद में तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी टिप्पणी करता है, बाकी इसके अलावा क्या है कि मांग कहाँ होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। राजस्थान का एक संगठन होता है, कहाँ का, राजस्थान का। उस संगठन का नाम होता है MKSS। इसका मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है। ये क्या करता है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये क्या करता है, सूचना के अधिकार के सूचना का अधिकार जो है उसकी मांग करता है कि सूचना का अधिकार उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये कब की बात है, 1990 की, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम देश के किस राज्य में हुई, तो कहाँ हुई, राजस्थान में हुई। कब हुई, 1990 में। किसने मांग की, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने, ठीक है। अब तीसरे में बात कर लेते हैं। एक वाद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजनारायणवाद बनाम इंदिरा गांधी वाला, आप लोग पढ़ाया होगा। जिसके बाद संविधान का अनुच्छेद संविधान संशोधन 39 आता है जिसके बाद, ठीक है। जिसमें क्या है, राजनारायणवाद में क्या होता है कि जो उनकी इंदिरा गांधी की सदस्यता होती है उसको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो है उसको क्या कर देता है, अमान्य घोषित कर देता है। जिसका 39वां संविधान संशोधन भी होता है। तो इसी राजनारायणवाद में एक चीज और होती है, देखिए राजनारायणवाद कब का है, 1957 में, 1975 में, ठीक है। तो राजनारायणवाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक चीज और कहती है कि सूचना का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, इसमें बात में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 फर्स्ट ए के तहत मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है, अधिकार है। तो ये चीज आपकी होगी किसके, सूचना के अधिकार से रिलेटेड होगी कुछ चीजें, ठीक है। सबसे पहले कहा है सूचना का अधिकार, स्वीडन में कब आया, 1766 में। इसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे पहले कहाँ मांग उठी, राजस्थान में। कब, 1990 में। किसने उठाई, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने मांग उठाई। इसके बाद राजनारायणवाद 1975 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A के तहत क्या है, मौलिक अधिकार है। 19 से क्या है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे, देखिए अब आता है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का
अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम किस वर्ष का है? अधिनियम, इसी को हम लोग शॉर्ट में RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, और एक RTE है, ठीक, RTE है। तो ये क्या है? राइट टू एजुकेशन। ये कब का है? 2009 का। और RTE कब का है? 2005 का। तो दोनों में आप थोड़ा अंतर समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, RT की जगह RTI हम समझ लेते हैं, RTI की जगह RT समझ लेते हैं, और क्या है, गलत करके चले आते हैं। तो RTI कब का है? 2005 का। RTE यानी राइट टू एजुकेशन कब का है? 2009 का है। तो ये RTI कब आया? 2005 में आया। अब देखिए हमें क्या होता है, एक डेट मैंने बताई थी कि कोई अधिनियम कब पारित होता है, ठीक। पारित होने मतलब जान लो क्या होता है, यानी कि उस पर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के जब साइन होते हैं तो उसे पारित होना कहते हैं। तो पारित होना, या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, या ये कहते हैं अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियमित यानी कि अधिनियम बन गया, ठीक है। अधिनियमित होना यानी अधिनियम बन गया, ठीक है। तो अगर पूछते कि पारित कब हुआ, या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब, या अधिनियमित कब हुआ, यानी कि तीनों चीज एक ही है। और ये कब होता है? ये होता है आपका 15 जून 2005 को, ठीक है। और जब ये अधिनियमित होता है तभी ये कहा जाता है कि इससे 120 दिन बाद, कब? 120 दिन बाद क्या कर दिया जाएगा? इसे लागू कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो 15 जून से 120 दिन बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कि कब लागू कर दिया गया? 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है RTI कब पारित हुआ, कब अधिनियम पारित हुआ, किस दिन, कितने दिन बाद लागू हुआ? 120 दिन बाद फिक्स। तो कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक। अब पूछ दे RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI लागू करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? प्रथम राज्य, ठीक है। तो देखिए प्रथम राज्य जो है इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मामले में, कि पहला राज्य किसने लागू किया था? तो TN यानी तमिलनाडु ने। किसने लागू किया? तमिलनाडु ने। और दूसरा राज्य जो था वो था आपका, सेकंड जो राज्य था वो था गोवा, ओके। तो ये पता चल गया आपको पूरा, यहाँ से यहाँ तक चीजें क्या है। सूचना का अधिकार नियम कब सबसे पहले कहाँ आया? 1766 में स्वीडन में। भारत में सबसे पहले कहाँ मांग इसकी हुई? 1990 में राजस्थान में। किसने मांग की? MKSS ने, यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन करके एक वो था आपका, जो है एक संगठन था, ग्रुप था, उसने मांग की। इसके बाद राजनारायणवाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 पद के तहत मौलिक अधिकार है। और भी कुछ ऐसे आपको बात मिलेगी जिसमें ये बात कही गई है, ठीक है, आप समझिएगा। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब आया? 2005 में। RTE राइट टू एजुकेशन, दोनों में अंतर समझिए। RTE और I में ये राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 में आया। देखिए ये पारित कब हुआ? RTI पारित, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, अधिनियमित, तीनों एक ही बात है। अगर तीनों में कुछ भी दे दे तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कब हुआ? 15 जून 2005 को। और इसके 120 दिन बाद कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अब इसके बाद RTI लागू करने वाले प्रथम राज्य कौन सा था? तमिलनाडु पूछ देगा आपसे। दूसरा राज्य कौन सा था? गोवा था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे की। अब आ जाते हैं हम लोग धाराओं में इसके, ठीक है। देखिए इसकी धाराओं समझते हैं हम लोग। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। आगे बात करते हैं।
देखिए आगे हम बात करते हैं। अब इसकी धाराएं स्टार्ट होती हैं, ठीक है। देखिए धारा एक किसी भी अधिनियम की, आप लोग पढ़ेंगे धारा एक जो है किसी भी अधिनियम की, वो उसकी ये बताता है कि ये अधिनियम कब पारित हुआ, कहाँ कहाँ कब लागू होगा, किस किस क्षेत्र में लागू होगा, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो क्या क्या देती है धारा एक में, अधिनियम का पूरा नाम, अधिनियम का पूरा नाम, ठीक है। इसके बाद लागू होना, कब से लागू होगा और कहाँ लागू होगा, मतलब किन किन एरिया में लागू होगा। जैसे क्या था 2019 से पहले कोई अधिनियम आता था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के शेष पूरे भारत में लागू होता था। अभी वर्तमान में सब जगह लागू हो रहा है। तो ये चीजें बताई जाती है अधिनियम का पूरा नाम क्या होगा, लागू कब होगा और कहाँ कहाँ लागू होगा, मतलब किन किन क्षेत्रों में वो लागू होगा, ठीक है। ये जानकारी किसमें मिलती है हमें, धारा एक में। और ये चीज याद रखना, ये सभी अधिनियमों की धारा, कोई भी अधिनियम आ जाए उसकी धारा पहली यही होती है, ठीक है। अधिनियम का पूरा नाम, कब लागू होगा, किस क्षेत्र में प्रवृत्त होगा, ये सारी चीज किसमें मिलती है, धारा एक में, ठीक है। अब धारा दो में बात करते हैं। देखिए धारा दो, धारा दो में मैंने बताया था आप लोगों को कि परिभाषाएं जितनी मिलेगी, परिभाषाएं जितनी मिलेंगी वो किसमें मिलेगी, धारा दो में। सिर्फ एक परिभाषा को छोड़ के, मैंने कौन सी परिभाषा बताई थी धारा तीन में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का, दूसरी घरेलू हिंसा की परिभाषा थी महिलाओं के संबंध के मामले में, वो धारा तीन में थी आपकी, ठीक, घरेलू हिंसा के बारे में परिभाषा। बाकी सारी धाराएं जो है, बाकी सारी परिभाषाएं जो किसमें मिलेगी, धारा दो में मिलेंगी। अब इसकी देखिए परिभाषा धारा दो ए। अब ये चीज समझिए, आपको ऑप्शन में ए बी सी डी में भी दे सकता है, का खा गा घा में भी दे सकता है, यानी हिंदी में भी दे सकता है। मैंने इसीलिए एबीसीडी में लिखा हुआ है कि अगर मान लो सपोज करो ऑप्शन में कहीं आपका बदल दिया तो आप क्या करोगे। मैं इसीलिए बताता हूँ कि मैं चीजों को क्या करूंगा, आपको पढ़ने के साथ साथ समझने भी सिखाऊंगा। अगर थोड़ा भी वो कन्वर्ट कर दे, कुछ आपने कुछ पढ़ रखा उसी चीज में थोड़ा सा उसने कन्वर्ट कर दिया तो आप उसे चेंज कर सको। ए का मतलब आ है, ठीक है। ऐसे ही छोटा बड़ा अगर जैसे ई है तो ई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ, ठीक है। एफ है, एफ का मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जे है, ठीक है। तो एफ आई, मतलब ऐसे सीक्वेंस से तुम्हारी चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। अगर हिंदी में पूछ दे तो धारा ए या आ। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बताया गया समुचित सरकार को बोला गया है, ठीक है। किसको परिभाषित किया गया, समुचित सरकार को। देखिए समुचित सरकार में क्या क्या आएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपकी, ये किस में आएंगे, समुचित सरकार में आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं धारा 2E। देखिए 2E में क्या है, ये आपका लोक प्राधिकारी को बताया गया, लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी ये कौन होगा। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, लोक सक्षम प्राधिकारी, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी का होगा किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा। जैसे लोकसभा का कौन, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का कौन, राज्यसभा अध्यक्ष, ठीक, उपराष्ट्रपति, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कौन हो जाएगा, सीजीआई हो गया। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सक्षम अधिकारी कहलाएंगे, यानी कि अपने डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसकी जवाबदेही होती है इस मामले में, ठीक है। अब इसका 2F, 2F मतलब होता है सूचना। देखिए सूचना किस रूप में मिलेगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, संविदा है, पत्र है, या मान लीजिए मेल है, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, सूचना में। तो इसमें ये बताएगा सूचना में क्या क्या आएगा, वो चीजें इसमें बताई गई है, सूचना, ठीक है। 2F के बाद 2J, 2J जो है ये हमारा कहता है सूचना का अधिकार। ये भी क्या देता है, सूचना का अधिकार परिभाषित किया गया है, सूचना का, सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है किसमें, 2J में। समझ में आ गया आपको, 2J में क्या किया गया है, सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है। अब देखिए ये सारी आपकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। समुचित सरकार किसमें, 2A में। 2E में क्या, सक्षम प्राधिकारी, समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये समुचित सरकार में आ जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी क्या होगा, अपने डिपार्टमेंट का हेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सक्षम प्राधिकारी हो जाएगा। इसके बाद 2F में क्या, जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग है तो पुलिस विभाग का हेड कौन होगा, डीजी, तो क्या होगा, सक्षम प्राधिकारी होगा।
सूचना सूचना क्या मतलब, जैसे क्या क्या चीज़ें सूचना होंगी, जैसे मान लीजिए ईमेल है और आपका डाटा है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएगी, सूचना में आ जाएगी। सूचना के अधिकारों को इसमें परिभाषित किया गया है 2J में। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहाँ से सब चीज़ समझ में आ गई। अब धारा 3, धारा 3 हमें ये देता है, सूचना का अधिकार देता है, सूचना का अधिकार देता है, सूचना का अधिकार देता है। ठीक है, धारा 3 में क्या है, हमारे सूचना का अधिकार है। अब इसके तहत क्या देखिए, समझिए सूचना का अधिकार। अब यहाँ से आप डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। सवाल इसमें धाराओं से ज्यादा डेफिनेशन से बनते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। सूचना के अधिकार में क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है, अधिकार है। अब ये देखिए, ये सिर्फ किसके लिए अगर पूछ दे, परंतु विदेशी है जो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक, विदेशी व्यक्ति है जो भारत के नागरिक नहीं है, परंतु विदेशी या मान लो जो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है, जो भारत के नागरिक नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं, उन्हें ये अधिकार क्या है, प्राप्त नहीं है, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, समझे आप लोग। सूचना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त है, मतलब वो सूचना प्राप्त कर सकता है, परंतु जो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है, नॉन मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है, उनको क्या ये अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा कौन सी कहती है, 3। समझ में आ गया। अब धारा 4 बात करते हैं। धारा 4 ये कहता है कि जो लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं दी गई हैं, देखिए आप लोग जैसे पहले पढ़ते हैं किसी में, उसमें जो होता है कर्तव्य, ठीक, यहाँ बाध्यताएं, यानी कि वो से क्या है, बॉन्ड किया गया, यानी कि आपको ये चीजें क्या है, करनी ही करनी है। तो इसमें क्या है, धारा 4 में हम लोग क्या बात करते हैं, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, बाध्यताएं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो लोक प्राधिकारी होगा, ठीक है, वो डाटा को अपने तैयार रखेगा, और मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो डाटा को अपने तैयार रखेगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, ये उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। ये इसका मेन कर्तव्य है, या एक प्रकार से मेन इसकी बाध्यता है, किसकी, लोक प्राधिकारी की। समझ में आ गई कि जैसे क्या है, ये डाटा को इस प्रकार से तैयार रखेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, कि जैसे ही कोई डाटा व्यक्ति मांगता है, कोई पर्सन आता है, इसके पास डाटा की मतलब नीड आती है, कि मतलब डिमांड आती है कि मुझे ऐसे से ये डाटा चाहिए, ये सूचना मुझे चाहिए, तो ये क्या करेगा, वो सूचना प्रोवाइड कराएगा, कौन, लोक प्राधिकारी। ठीक है, समझ में आ गया। आपसे भी आरटीआई डाला जाता है, तो आपको भी रिपोर्ट लगानी पड़ती है, एक प्रकार से आप भी लोक प्राधिकारी हैं इस मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि आरटीआई के क्या होता है, आपको भी कोई अगर आरटीआई डालता है तो आपको भी जानकारी देनी पड़ती है उसमें। समझ में आ गया। अब बात करते हैं धारा 6। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, धारा 3 और 4। धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 की, धारा 6 में क्या है कि आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध करना। आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध करना, अनुरोध करना। ठीक है,
देखिए अब इसमें क्या, आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध करना, इसमें क्या है कि देखिए कोई व्यक्ति ऑनलाइन 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 या ऑफलाइन 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 फॉर्मेट में इसका एक फॉर्मेट है आरटीआई मांगने का कि हाँ मतलब उस फॉर्मेट में, ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्मेट में फॉर्म भरकर सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, सूचना मांग सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि हम किस भाषा में मांगेंगे, इससे रिलेटेड एक सवाल लास्ट ईयर बना था कि आरटीआई किस भाषा में दाखिल की जाती है। देखिए दूसरा, आप आरटीआई हिंदी में, अंग्रेजी में या राज्य की राजभाषा में, जो आपकी राजभाषा है, राज्य की राजभाषा में आरटीआई डाल सकते हैं। ठीक है, आरटीआई डाल सकते हैं। ये समझ में आ गई? हिंदी में, अंग्रेजी में, राज्य की जो राजभाषा उसमें क्या कर सकते हैं आप, आरटीआई डाल सकते हैं। थर्ड क्या है, पहला पॉइंट हो गया आपको। दूसरा पॉइंट हो गया आरटीआई की जो फीस है डालने की, वो 10 रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा आरटीआई डालने की फीस कितने रुपए है, 10 रुपए है। लास्ट टाइम हम जानी थी आज क्या पड़ी तो उसकी कितनी रुपए थी, 50 रुपए थी कोर्ट फीस। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। 6 हो गया। 7 नंबर, धारा 7 नंबर। ठीक है, देखिए आरटीआई का निपटारा। ठीक है, अनुरोध या आवेदन का निपटारा। आवेदन का निपटारा। देखिए अनुरोध या इसका क्या है, निपटारा कैसे होगा, लोक प्राधिकारी जो होगा हमारा, कौन सी इसका निपटारा कौन करता है, लोक प्राधिकारी। जैसे क्या है, अनुरोध या आवेदन निपटारा कितने दिन में होगा, 30 दिवस में होगा। अंदर कितने दिन के अंदर होगा, 30 दिवस के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। सेकेंड, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन पब्लिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सूचना आपको कितनी देर में मिल जाएगी, 48 घंटे में। तो आपको सूचना 48 घंटे में प्रदान की जाएगी। समझ में आ गया? अनुरोधों का आवेदन का निपटारा करना 30 दिन के अंदर होगा। 30 दिवस के अंदर, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो वो सूचना कितने दिन के अंदर, कितने देर में, 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर आपको प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। अब बात करते हैं धारा 8। देखिए धारा 8 क्या कहता है, वे सूचनाएं जो आरटीआई के तहत नहीं दी जाती हैं, वे सूचनाएं जो आरटीआई के तहत नहीं दी जाती हैं, देखिए इन सूचनाओं में क्या क्या है समझिए। इस सूचनाओं को पहले तो जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता से संबंधित जो सूचनाएं होंगी, जो उनको खतरे में डालती हों, वो सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। राष्ट्र की आर्थिक जो है, मतलब एक प्रकार से जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित चीजें हैं, या मान लीजिए कोई वैज्ञानिक शोध हो रहा है, या मान लीजिए कोई मिशन है हमारा, तो उसके संबंध में हम सूचना नहीं देंगे इसमें, क्योंकि ये खुफिया जानकारियां हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। यदि कोई हमारा किसी अन्य देश के साथ करार हुआ, समझौता हुआ, या मान लीजिए उसने कोई हमें बात इंफॉर्मेशन दी, तो वो सारी हम इंफॉर्मेशन
नहीं बता सकते यहाँ पर। या मान लीजिए कोई किसी क्रिमिनल के ऊपर कोई क्राइम चल रहा है, उसमें क्या क्या अभी तक जांच हो गई है, या जैसे मान लीजिए कोई आतंकी हमला हुआ कि उसमें क्या क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो गया, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग नहीं पकड़े गए, या मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं कि हिडन रखी जाती हैं, या सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे किसी व्यक्ति की गर्मियाँ या मान लीजिए किसी महिला की गर्मा से संबंधित मामला है, ठीक है, ऐसे मामलों की सूचना आपको क्या है नहीं दी जाएंगी, जो उसके जान को जोखिम में डाले या उसकी गर्मा से संबंधित सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। तो समझना कि कौन कौन सी। इसके अलावा जो है अगर कोर्ट या मंत्री जो आपकी सुनवाई चल रही होती है, जो लोकसभा या राज्यसभा में, यदि वो सार्वजनिक ना करना चाहे अपनी सूचना तो वो नहीं दे सकता है, वो सूचना नहीं दे सकता। और क्या कोर्ट अपनी सूचना जो है वो नहीं दे सकता है। ठीक है। मंत्रिमंडल के कामकाज और ये जो है एजेंसियां, कोर्ट या कोई एजेंसी ये अपनी सूचना नहीं देगा। तो हम लोग एक करके बात बताते हैं क्या क्या। राष्ट्र की एकता, अखंडता, चलिए मैं लिख देते हैं कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। राष्ट्र की एकता से संबंधित, एकता, अखंडता, संप्रभुता को हानि पहुंचाने वाली सूचना, हानि पहुंचाने वाली सूचना। ठीक है। इसके बाद किसी देश के साथ, किसी देश के साथ समझौता, समझौते की सूचना जो होगी, समझौता या उसके द्वारा दी गई सूचना, या उसके द्वारा दी गई सूचना, दी गई सूचना। तीसरा, ये सूचनाएं आपको क्या है आरटीआई के तहत नहीं दी जाएंगी। ठीक है। इसके बाद कोई वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक शोध है, आर्थिक, कोई आर्थिक ऐसी रिपोर्ट है, ऐसी चीज है कि जो है हमारे लिए क्या है कि मतलब जो आर्थिक हितों से संबंधित हो। ठीक है, आर्थिक हितों से संबंधित हो, से संबंधित, यानी कि जो हमारे लिए क्या है कि आर्थिक हितों, देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाए, ऐसी रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, आपको ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कोर्ट के कामकाज, कोर्ट की कामकाज की, वो कोर्ट के ऊपर ये रहता है कि कोर्ट किस चीज़ को अपना जो है जानकारी दे या किस चीज़ की न जानकारी दे, कोर्ट की कामकाज की। ठीक। इसके अलावा खुफिया, खुफिया मिशन टाइप के जो होते हैं वो, ठीक, इनकी जानकारी नहीं दी जाएगी। जांच एजेंसियां जो होती हैं वो, उनकी जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सरकारी जांच एजेंसी भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, किसी व्यक्ति या महिला, व्यक्ति की गरिमा या उसकी जान को जोखिम डालने वाली चीज़ें, जान को जोखिम डालने वाली चीज़ें, जोखिम डालने वाली जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो उसके मंत्रिमंडल का जो कामकाज होता है, मंत्रिमंडल के कामकाज की जानकारी, के कामकाज की कामकाज की जानकारी। इसके अलावा मंत्रिमंडल कामकाज की जानकारी के अलावा इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर किसी क्रिमिनल है कोई, ठीक है, अपराधी के ऊपर यदि कोई मामला विचाराधीन है, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई, क्या क्या जांच हुई अब तक, उसके संबंध में आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। तो वे सूचनाएं जो आरटीआई के तहत नहीं दी जाती हैं, कौन सी में, किस में आती हैं, धारा 8 में। ठीक है। कौन कौन सी जानकारी नहीं दी जाएगी मैंने सारी बता दी। थोड़ा आप विवेक लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें और समझ में आए कि हाँ ये जानकारी देना उचित है कि नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं हम लोग। अब जो यहाँ से ये पार्ट है हमारा, यानी कि धारा 12, ये क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। तो आपका जो पॉलिटी में पोर्शन पूछा जाएगा उसमें ये दिया होगा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में दिया होगा आपके। ठीक है। मान उसमें धारा नहीं पूछता, उसमें गठन पूछता है कि इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाता कौन है,
ये सारी जानकारी जो है आपको उसमें मिलेगी पॉलिटी में। तो यानी कि ये आपके पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन। और इससे मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि एक ना एक सवाल पक्का बनेगा इस वाले पोर्शन से, श्योर है। और मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना सफिशियंट, उसके अलावा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो आगे बात करते हैं धारा 12 की। देखिए धारा 12 क्या कहता है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, आयोग का गठन। देखिए सबसे पहले इसका गठन कौन करता है, केंद्र सरकार। ठीक, इसका गठन कौन करता है, गठन केंद्र सरकार। कौन करती है, केंद्र सरकार। ठीक है, गठन कौन करता है, केंद्र सरकार। ठीक है, अब दूसरा इसकी बात करते हैं हम लोग, इसके सदस्य कितने होते हैं, सदस्य इसमें कितने होते हैं। तो देखो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, कौन होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त। और क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, कितने, आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है उतने क्या कर लेंगे, आवश्यकता सॉरी आवश्यकता के अनुसार सूचना आयुक्त होंगे। वो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, बाकी सूचना आयुक्त होंगे। परंतु इनकी संख्या क्या है, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 10 तक। इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चीज समझ में आ गई, गठन केंद्र सरकार, सदस्य कितने होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी आवश्यकता के अनुसार सूचना आयुक्त होंगे, परंतु जिनकी संख्या क्या 10 से अधिक ना हो। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं हम लोग समझ लेते हैं। वर्तमान में देखिए कितने, वर्तमान में जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त है, एक मुख्य सूचना आयुक्त है, इसके अलावा 3 जो है सूचना आयुक्त वर्तमान में। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं इसके, सॉरी 2 सूचना आयुक्त हैं, टोटल 3 मेंबर हैं। 2 सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में, टोटल कितने 3 मेंबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्तमान की स्थिति। अब देखो हम लोग इसमें समझेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो हम लोग समझेंगे इसमें आगे क्या, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो नियुक्ति के लिए क्या होता है, इसमें नियुक्ति के लिए क्या होता है, एक 3 सदस्यीय क्या होती है, टीम होती है। कितनी, 3 सदस्यीय समिति जो है। और इन 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है समझ लेना एक बार। जो हमारे देश के पीएम होंगे, प्लस नेता लोकसभा में, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के जो नेता होंगे वो, जैसे वर्तमान में कौन, राहुल गांधी। तो पीएम होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे, और तीसरा एक व्यक्ति कौन होगा, पीएम द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये 3 सदस्य होंगे, कौन कौन, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, और तीसरा कौन होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री। तो ये तीनों सदस्य क्या होंगे, इन 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? आप देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके, किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सिफारिश कौन करता है? 3 सदस्यीय क्या करती है? एक समिति इसकी सिफारिश करती है। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन समझ में आ गया? कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। कितने सदस्य होते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त, और आवश्यकता के अनुसार क्या होता है? सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक ना हो। ठीक है, अब वर्तमान कितने हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त है, 2 सूचना आयुक्त हैं। नियुक्ति कौन करता है? एक 3 सदस्यीय समिति होती है, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं, यानी विपक्ष का जो नेता होता है। पीएम द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री होगा, ये तीनों लोग मिलकर किसी व्यक्ति की सिफारिश करेंगे, किससे? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति उसकी क्या कर देगा? नियुक्ति कर देगा। ये होगा तुम्हारा राज्यसभा का पूरा ये चीज इसके होगी केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के संबंध में। अब हम अगला बात करते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है? हाँ, अगला इसके बाद धारा 13 होगी हमारी। धारा 13 में क्या है? धारा 13 ये कहता है केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल, केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों का कार्यकाल केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों का कार्यकाल एवं शर्तें कार्यकाल या पदावधि कार्यकाल बात है एवं शर्तें। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसको रिजर्व कर देते हैं हम लोग, समझ लो अगर लोग। देखिए समझिए, इसका जो केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है इसमें दो व्यक्ति मैंने बताया, एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक क्या होता है? सूचना आयुक्त। दोनों का ही कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। वैसे तो ये कहता है कि मतलब एक प्रकार से इसको क्या है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जितने वर्ष जो है सॉरी राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, जितने वर्ष उतने वर्ष रहता है। लेकिन जो वर्तमान वो कितना? 3 वर्ष है, या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो जाए, जो पहले पूरी हो जाए। ठीक है, ये चीज हो गई। कितने साल का कार्यकाल? 3 वर्ष का, या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले पूरा हो जाए उतना उसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। दोनों का ही, मुख्य सूचना आयुक्त का और सूचना आयुक्त का भी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का भी कार्यकाल इतना होता है और राज्य सूचना आयुक्त का भी कार्यकाल इतना ही होता है। और एक शर्त इसके लिए, शर्त ये होती है कि ये पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं, यानी कि अगर एक बार ये मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बन गए, उसके बाद ये दोबारा इन पदों पर ये क्या होता है? इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई? इनकी पुनर्नियुक्ति होती है, क्या होता है? पुनर्नियुक्ति हेतु ये क्या होते हैं? पात्र नहीं होते हैं, यानी कि इनकी द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, 3 वर्ष या 65 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। तो ये हमारी समझ में आ गई बात। आपको कौन सी धारा? 13 नंबर। अब धारा 14 की बात करते हैं हम लोग। ये करते हैं धारा 12 से समझ में आ गई। अब धारा 14 की बात करते हैं हम लोग। देखिए धारा 14 की बात करते हैं हम लोग। धारा 14 की, तो 14 में क्या बात कही गई है कि इनको पद से हटाया जाना, कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में बात की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों को
पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने कैसे हटा सकते हैं इसके संबंध में इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए ऐसा होता है, इनको हटाने का सिंपल सही तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट साबित कदाचार के आधार पर या ये क्या कहते हैं अक्षमता के आधार पर ये काम मतलब उस योग्य नहीं है, अक्षमता के आधार पर क्या कर सकते हैं, किससे सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। और क्या करेगा, राष्ट्रपति से इन्हें हटा देगा। ठीक है, यही प्रोसेस सेम क्या होता है राज्य वाले मामले में होता है, लेकिन वहाँ कौन हटाएगा, राज्यपाल हटाएगा, क्योंकि नियुक्ति वहाँ कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस उसमें भी होता है। देखिए कौन हटाएगा, सीजीआई, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की साबित कदाचार, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर, कि इनके अंदर क्या काम करने की क्षमता नहीं है, क्षमता के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर कौन हटाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, पद से हटा सकता है। समझ आ गया आपको। तो देखिए हमने धारा 12 पढ़ा, क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है, धारा 13 हमने पढ़ा केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों का पदावधि एवं शर्तें। धारा 14 हमने क्या पढ़ा, केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों को हटाया जाना। अब सेम इसके बाद 14 खत्म होगा, 15 स्टार्ट होगी। 15 में क्या होगा, राज्य सूचना आयोग का गठन। 16 में क्या होगा, राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों का पदावधि एवं शर्तें। 17 में क्या होगा, राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों को हटाया जाना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे धारा 15। धारा 15 में क्या है, राज्य सूचना आयुक्त का गठन, का गठन। अब देखिए वहां मैंने क्या पढ़ा था, कौन इनका गठन करता है, वहां केंद्र सरकार करती थी, ये किसका है, राज्य का, तो कौन करेगा, राज्य सरकार। ठीक है, इसके बाद सदस्य मैंने वहां कितने पढ़े थे, सदस्य मैंने वहां कितने पढ़े थे, 1 + 10, यानी कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम कितने, 10 क्या हो सकते हैं, यहाँ एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 क्या हो सकते हैं, सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में देखिए राज्यों के हिसाब से अलग अलग रहेगा आंकड़ा, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, किसी राज्य में कितने हो सकते हैं, किसी राज्य में कितने हो सकते हैं वर्तमान में। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। नियुक्ति, तो नियुक्ति वहां 3 सदस्यीय समिति थी, यहाँ पर भी 3 सदस्यीय समिति होगी, सदस्यीय समिति। 3 सदस्यीय समिति कौन कौन होगी, एक तो हमारे कौन होंगे, सीएम साहब होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होगा, विधानसभा जो वहां पर भी नेता प्रतिपक्ष होगा। ठीक है, और एक सीएम द्वारा नियुक्त, सीएम द्वारा नियुक्त कोई राज्य की कैबिनेट का क्या होगा, मंत्री होगा, राज्य कैबिनेट का मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। अब ये क्या करेंगे, ये सिफारिश करेंगे किससे, राज्यपाल से, राज्यपाल से। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है किनको, इनको, इनके सदस्य जो होते हैं किसके, राज्य सूचना आयोग के, गठन राज्य सरकार। सदस्य एक क्या होगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 अधिकतम क्या होते हैं, राज्य सूचना आयुक्त। वर्तमान में कहाँ कितने सदस्य हैं, वहां तो मुझे पता था 1 + 2, लेकिन यहाँ का सिस्टम क्या है, राज्यों के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, 3 सदस्यीय समिति, वहां पर पीएम होता था, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष। इसके बाद क्या होता था, एक पीएम द्वारा एक नियुक्त कैबिनेट मंत्री,
यहाँ सीएम होंगे, नेता विधानसभा के प्रतिपक्ष होंगे, इसके बाद सीएम द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री होगा, और ये सिफारिश किससे करेंगे? राज्यपाल से। वो सिफारिश किससे करते थे? राष्ट्रपति से। सेम प्रोसेस एकदम बिल्कुल है। जब चीजों को रिलेट करके आप पढ़ते हो तो चीजें आसान बनती हैं और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, आप भूलते नहीं जल्दी हो। इसीलिए मैं चीजों को रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगले की बात करते हैं हम लोग। ये होगा पूरा, ठीक है। अगले की लोग बात करते हैं यहाँ का। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था अगला 16 नंबर, ठीक है। धारा 16 नंबर क्या है? 16 क्या है? राज्य सूचना आयुक्त के अधिकारियों का कार्यकाल या पदावधि बात एक ही है, ठीक है। पदावधि व शर्तें वहां मैंने दो चीजें पढ़ी थी। पहली क्या चीज थी? कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 65 वर्ष। 65 वर्ष यहाँ क्या है? आयु से मतलब है। 3 वर्ष क्या है? कार्यकाल है। दोनों में जो चीज पहले हो जाएगी वो चीज होगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ी थी? शर्त क्या है? पुनर्नियुक्ति के लिए क्या होता है? ये पात्र नहीं रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया राज्य सूचना आयुक्त के बारे में पूरा सिस्टम? सेम उसी तरह प्रोसेस है। अब हमारी तीसरी, इसके बाद आते हैं 17वीं धारा, ठीक है। इसको इरेज कर दें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 17वीं धारा के बारे में। देखिए 17वीं धारा क्या है? इसी को हम लोग मीट देते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे? राज्य सूचना आयोग, ठीक है। राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों के पद को पद से हटाने के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के साबित कदाचार के या क्षमता के आधार पर कौन हटाएगा इसको? राज्यपाल, ठीक है। कौन हटाएगा? राज्यपाल इनको क्या कर सकता है? पद से हटा देगा। समझ में आ गई धारा 17? राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों को पद से हटाने का क्या है? सुप्रीम कोर्ट के साबित कदाचार के आधार या अक्षमता के आधार पर कौन हटाएगा? राज्यपाल पद से हटा देगा। बस थोड़ा यहाँ याद रखना कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ही है, यहाँ राज्य का हाई कोर्ट की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ तक हो गया? हम लोग धारा 17 तक हो गए, ठीक। यहाँ तक हम लोग हो गए। धारा 19, 24 और 25 क्या कहते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए धारा 19 में अपील है। क्या है? अपील है। मान लीजिए मैंने कोई एप्लीकेशन डाली आरटीआई के संबंध में, ठीक है। आरटीआई के संबंध में मैंने क्या किया? एप्लीकेशन डाली, और एप्लीकेशन में जो अधिकारी है, जो मतलब सूचना प्रदाता अधिकारी है, वो हमें क्या है कि सूचना देने से इनकार कर देता है या सूचना देने में विलम्ब करता है, 30 दिन तक सूचना नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि अंतिम तिथि मतलब क्या है कि जिस दिन सूचना की लास्ट डेट होती है 30 तारीख, माने 30 दिन के बाद जो सूचना की लास्ट डेट होती है मतलब 30वें दिन, अंतिम तिथि से 1 माह के अंदर कहाँ पर? सूचना प्रदाता जो अधिकारी है उससे ऊपर वाले अधिकारी अंदर उच्च श्रेणी के अधिकारी के यहाँ क्या करेंगे? श्रेणी के अधिकारी के यहाँ आवेदन करेंगे, ठीक है। अधिकारी के यहाँ अपील कर सकते हैं, ठीक है। अपील कर सकते हैं, अब देखिए इसके बाद क्या है कि अगर ये भी सूचना देने में देर करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अंतिम तारीख से, यानी इसके अंतिम तारीख से, यहाँ जो अपील की सुनवाई की लास्ट डेट है उससे 90 दिन के अंदर हम लोग कहाँ कर सकते हैं? केंद्रीय या राज्य सूचना आयुक्त के पास, ठीक है। सूचना आयोग के पास क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, पहली इम्पोर्टेंट तो ये चीज है
कि कितने जो पहली जो अपील होती है वो कितने 1 माह के अंदर की जाती है, ठीक। दूसरी अपील जो होती है 90 दिन के अंदर की जाती है। और कहाँ की जाती है? केंद्रीय राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के पास। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पहले क्या 1 माह के अंदर और दूसरे क्या 90 दिन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग धारा 24 की बात करते हैं। धारा 24 की बात करते हैं। धारा 24 में क्या है? अनुसूची 2 में वर्णित एजेंसीज पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। ये अधिनियम लागू नहीं होगा। अब इसका मतलब समझो क्या है। अनुसूची 2 क्या हमने बताया स्टार्टिंग में ही, इसमें कितने हैं? 6 भाग हैं। सॉरी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में, सॉरी इसके 6 भाग हैं, 31 अनुच्छेद हैं और 2 अनुसूचियां हैं इसमें, ठीक है। कितने? 6 भाग, 31 अनुच्छेद और ये धाराएं हैं, 31 धाराएं। इसके बाद 2 अनुसूचियां इसकी, ठीक है। पूछ देगा आपसे तो देखो जो इसकी 2 अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है उसमें जो भी एजेंसीज दी हैं उस पर क्या है, ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अब इसमें कौन कौन सी दी गई है आप लोग वो बता दीजिए। इसमें जैसे तुम्हारी जो फोर्सेज और एजेंसीज है, जैसे आर्मी है, BSF है, रा है, और ये मान लीजिए आपके जो DRDO है, जो मतलब जो अपनी रक्षा से संबंधित जो एजेंसियां हैं, या जो परमाणु जो हमारे क्या कहते हैं केंद्र हैं, या परमाणु अनुसंधान से रिलेटेड जो एजेंसियां हैं, उनके ऊपर उनको किसमें रखा है? सूची 2 में रखा गया है। और ये कहा गया कि सूचना का अधिकार उस पर लागू नहीं होगा। यानी कि आप जैसे मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है भारत में, वहाँ पर कोई आप RTI दायर करके वहाँ जानकारी नहीं मांगे कि अब तक क्या तुमने क्या परमाणु कार्यक्रम किया क्या नहीं किया। या मान लीजिए आप आर्मी से कोई चीज़ आप नहीं मांगेंगे कि जो है मतलब जो है मुझे इसके बारे में जानकारी दो, या कोई राह है आपकी, ठीक है। या मान लीजिए जो भी एजेंसी है, CID है, या कोई भी एजेंसीज है, NIA है, ये कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि ये किसमें आती है? अनुसूची 2 में सम्मिलित है। और इन पर क्या है? ये अधिनियम लागू नहीं होता है। ओके, समझ आ गया। अब धारा 25 है जो है, ठीक, आज की लास्ट धारा है। तो अब धारा 25 की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए धारा 25 की, धारा 25 देखिए। धारा ये 25 ये कहती है कि केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग क्या करेंगे? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, वार्षिक रिपोर्ट, ठीक। और केंद्रीय सूचना आयोग रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग किसको रिपोर्ट प्रेषित करेगा? अपनी केंद्र सरकार को, ठीक। और राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रेषित करेगा? राज्य सरकार को, ठीक है। राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेगा। तो ये सारा पूरा आपका हो गया सिस्टम पूरा। अब इसमें अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि धाराएं ज़्यादा हैं, अगर मुझे इम्पोर्टेंट की धाराएं पढ़नी है तो धारा 3 आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धारा 6 आपकी इम्पोर्टेंट है। धारा 8 आपकी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी जानकारियाँ नहीं दी जाएंगी, ठीक है। धारा 12 से लेकर यहाँ तक 17 तक, और ये आपको इजीली याद भी हो जाएंगी। 12, 13 में क्या दिया, 14 में क्या दिया, 15 में क्या दिया, वही फिर 16, 17 मतलब 12, 13, 14 में जो है वही 15, 16, 17 में रिपीटेड है। आप इनको 2-4 बार करेंगे तो ये सारी धाराएं क्या हैं आपको इजी वे में याद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सी मतलब क्लिष्टता लैंग्वेज यूज नहीं की, बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया इन धाराओं में, इसलिए ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो आप लोगों को मतलब अभी जो मेरी क्लास की मूलविधि के भाग 6 है, इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली हैं उनके वीडियोस को आप एक बार पढ़िए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग। उनके जो भी मैंने क्लासेस लास्ट में पढ़ा चुका हूँ उनके क्या है कि आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी तो क्या था, मैं पहले PDF में नोट्स प्रोवाइड करता था, अभी हैंड रिटन नोट्स जो जिससे मैंने पढ़ाई की थी, जो हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको उस PDF उसमें ग्रुप में। और उसमें क्या है कि आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, या कोई चीज़ें नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं आप लोग, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए। तो मैं आप लोगों से मतलब यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उससे जुड़ जाइए। और सेकंड क्या है कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे आगे की जो वीडियोस की क्लासेस है वो आपको जो है इसी में क्या है आपको मिलती रहेंगी आपको समय समय से। ओके, थैंक यू।